ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान था और इस उद्योग को संभव बनाया उस वक्त हो रहे तकनीकी विकास और मशीनी आविष्कारों ने। जैसे कि फ्लाइंग शटल, यह एक तरह का करघा था जिसे जॉन के द्वारा 18वीं सदी के शुरुआत में आविष्कार किया गया था। अब तक बनाए गए करघों के मुकाबले इससे अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो पाया। इसे हुआ ये कि धागे काटने वाली मशीनें जितनी तेजी से धागे काटती थी, अब उससे कई अधिक धागों की मांग बढ़ने लगी। इसी क्रम में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। यह एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला आदमी बैठकर कई धागे काट सकता था। इससे बुनकरों को उनके आवश्यकता के अनुसार अधिक तेजी से धागे मिलने लगे। वाटर फ्रेम मशीन रिचर्ड आर्काइक द्वारा आविष्कार किया गया। इसके मदद से अधिक मजबूत धागे बनाने संभव हुए। इससे पहले सूती के धागों में मजबूती के लिए कई तरह का मिलावट किया जाता था, लेकिन इस मशीन से विशुद्ध सूती के धागे बनाने संभव हुए। बाद में सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1789 में इसी तरह के मशीन का आविष्कार किया, जो इस मशीन से और भी अधिक सुविधाजनक था। कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कार का दौर जो कताई और बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाए जा रहे थे, 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पाबलूम यानी कि शक्ति चालक करघे के आविष्कार के साथ समाप्त हो गया। इसे चलाना बहुत आसान था। अब कपड़ा उद्योग में मशीनों के आविष्कार के बजाय इसमें काम कर रहे मजदूरों और श्रमिकों के उत्पादकता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। यहाँ आपको कपड़ा उद्योग में मशीनों का क्रमिक विकास साफ साफ दिख रहा है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, मशीनों का निर्माण क्रमशः होता गया। इसी तरह भाप के इंजन का इस्तेमाल शुरुआत में खदानों में किया गया। जैसे जैसे कोयले और धातु का मांग बढ़ता गया, खदानें और गहरी होती चली गई। गहरी हुई खदानों में पानी भर जाता था और इससे खनिज और कोयला निकालना मुश्किल होता था। इस खदानों से भाप से चलने वाले इंजन की मदद से पानी बाहर निकाला जाता था। प्रारंभ में नहरें और रेलवे कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाए गए। इसका कारण ये था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था और उस पर खर्च भी बहुत अधिक होता था, जबकि उसे नहरों के मार्गों से ले जाने में समय और खर्च दोनों कम लगते थे। शहरों में कोयले का इस्तेमाल औद्योगिक ऊर्जा और घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे उद्योग बढ़ता गया, कोयले की मांग बढ़ती गई। ब्रिटेन में 1760 और 1890 के बीच नहरें बनाने की 25 नई परियोजनाएं शुरू की गई थी। 1788 से 1796 तक की कैनाल मेनिया के नाम से पुकारे जाने वाले कुछ वर्षों में 46 नई परियोजनाएं प्रारंभ की गई और उसके बाद 60 वर्षों में अनेक नए नहरों का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लंबाई 4000 मील से भी अधिक थी। इन नहरों के जुड़ने से नए शहर और बाजार बसते गए। उदाहरण के लिए बर्मिंघम शहर का विकास तेजी से केवल इसलिए हो पाया क्योंकि वो लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हवर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के बीचों बीच स्थित थी। पहली बार भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ी परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो पूरे साल उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज भी थी और माल तथा यात्री दोनों ढो सकती थी। इस संसाधन में एक साथ दो आविष्कार सम्मिलित थे। लोहे की पटरियां, जिसने 1760 के दशक के लकड़ियों की पटरियों का स्थान ले लिया, और भाप के इंजन द्वारा इस लोहे के पटरियों पर डिब्बों का खींचा जाना। रेल के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। 18वीं सदी खत्म होते होते रेल आविष्कार में बृहद स्तर पर संक्रमण देखा गया, जिसने औद्योगिक क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण जो औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व ब्रिटेन ने किया। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ब्रिटेन 17वीं शताब्दी से सुदृढ़ और संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्से, मुख्य भूमि इंग्लैंड के साथ दो और हिस्से वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राज्य परिवार का एक छत्र शासन रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण भूमि पर एक ही मौद्रिक प्रणाली और एक ही बाजार व्यवस्था थी और स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी कि वो अपने इलाके से गुजरने वाले सामानों पर किसी तरह का कर नहीं लगा सकते थे।
17वीं सदी आते आते ब्रिटेन बड़े आर्थिक परिवर्तनों से गुजरा। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें बड़े जमींदारों ने अपने ही संपत्तियों के आसपास फार्म हाउस खरीद लिए, जो गांव की सार्वजनिक जमीनें थी। इसमें वर्षों से किसानों की पीढ़ी दर पीढ़ी अनाज उगाते आ रहे थे। जमीन नहीं रहने के कारण किसानों को मजदूर बनना पड़ा और उन्हें शहरों का रुख करना पड़ा। ब्रिटेन इस वक्त तक मोनार्की के बावजूद काफी विकसित लोकतंत्र हो चुका था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का गठन एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए 1707 तक हो चुका था, जिसके कारण जो भी सरकारी निर्णय लिया जाता था उस पर गहन विश्लेषण और इसके दूरगामी परिणामों पर चर्चा बृहद स्तर पर होता था, न कि कुछ लोग या लोगों का समूह इसके बारे में फैसले लेता था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के जरिए ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का संघीयकरण हुआ। अब इनके बीच किसी भी तरह का व्यापारिक प्रतिबंध नहीं था। व्यापारिक अनुबंधों में पवित्रता और कानून का राज निगमों के निर्माण को संभव बनाया। पूंजीवाद का जन्म हुआ। समाज में व्यापारियों और उद्योगपतियों की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। ब्रिटेन में यूरोप का सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध था, जिसे कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि इनसे पहले लोग सिर्फ जंगल काट के ईंधन की आपूर्ति करते थे। ब्रिटेन की औपनिवेशिक सफलता ने न केवल कच्चे माल के स्रोत प्राप्त करवाए, बल्कि तैयार माल के लिए बड़े बाजार भी। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व करने के और कई कारण थे, जैसे कि ब्रिटेन में भूमि सुधार कानून 19वीं सदी के शुरुआत में ही लागू किया गया था। इस कानून से ग्रामीण किसानों और मजदूरों को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन यही किसान और मजदूर शहरों में औद्योगिक मजदूर बन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटेन में शिक्षा, काम करने का आधुनिक तरीका और आधुनिक सरकार, इन 3 प्रमुख बातों ने इसे उस वक्त के दुनिया से बेहद अलग बना दिया। मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट समाज ने ब्रिटेन में पहले से ही पढ़े लिखे लोगों की ऐसी फौज खड़ी कर चुका था, जो न केवल मशीनी और कागजी कार्य करने को तैयार थे, बल्कि उनके पास काम करने के नए तरीके भी थे। अब तक ब्रिटेन में मध्यम वर्गीय परिवारों की बड़ी संख्या बन चुकी थी और एक लचीला व्यापारी वर्ग भी था। अंग्रेजी समाज को अन्य देशों के समाजों की तरह नए धन से ऐतराज नहीं था और वे नए धनाढ़ियों और उनके विचारों को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार थे। समाज खुला हुआ था। नई बैंकिंग व्यवस्था से 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, जिसने पहले से मौजूद डच अर्थव्यवस्था को चुनौती दिया। और ब्रिटेन में नई मौद्रिक व्यवस्था, प्राइवेट बैंकिंग और साथ ही आधुनिक कर्ज की सुविधाओं को भी जन्म दिया, जैसे कि स्टेट बैंक, शेयर मार्केट जैसी व्यापारिक संस्थाएं। एक तरफ ये सब हो रहा था, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी था। गांव से काम और अच्छी जिंदगी के तलाश में शहरों में आने वाले लोगों का जीवन शहरों में ग्रामीण जीवन से भी खराब था। पहले ये गांवों में फसलों और खेती के सीजन के आधार पर श्रम करते थे, लेकिन यहाँ इन्हें हर एक दिन काम करना होता था। वस्तुओं के मांग को पूरा करने के लिए मशीनों में समय समय पर तकनीकी बदलाव तो आते ही रहे, लेकिन इसमें काम करने वाले मजदूरों का भी शोषण होता रहा, जिसमें पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चे भी शामिल थे। मजदूर शहर में जिन बस्तियों में रहते थे वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ होती थी और इसके कारण ये बहुत ही कम उम्र में मारे जाते थे। 1842 में किए गए एक सर्वे से ये पता चला कि मजदूरों यानी कि कामगारों की जीवन की औसत शहरों में रहने वाले लोगों के किसी भी सामाजिक समूहों के जीवन काल से कम थी। बर्मिंघम शहर में ये 15 साल, मैनचेस्टर में 17 साल और डार्बी में 21 थी। नए औद्योगिक नगरों में गांवों से आके रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों से कम उम्र तक जीते थे। मौत ज़्यादातर उन बीमारियों के कारण होती थी जो जल प्रदूषण से, जैसे हैजा तथा टाइफॉइड, और वायु प्रदूषण से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जैसी बीमारियों से होती थी। 1832 तक हैजा का भीषण प्रकोप था, जिसमें 31,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक हालात ये थे कि इस तरह के बीमारियों और इससे होने वाले ज़्यादातर श्रमिकों और मजदूरों की मौत को कोई गंभीरता से नहीं लेता था और ना ही बीमारियों के बारे में चिकित्सकों और इससे जुड़े अधिकारियों को कोई जानकारी थी।